प्यारे बच्चों, हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 का आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला ये कहानी को पढ़ना है, उससे जवाब आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, सदियों के परंपराओं से जकड़ने, अशिक्षा आदि कारण हमारे देश में नारियों की स्थिति पूर्ववत ही बनी हुई है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है मतलब ख का, स्त्रियों को सांस्कृतिक रूप से शक्ति की संज्ञा दी गई है। ग का आंसर है नारी की स्थिति। इसी का अथवा में जो क्वेश्चन है, इस कविता को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो क का आंसर है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ख का आंसर है चेतक की चौकड़ी अद्भुत थी, वह वायु वेग से दौड़ता था, इसी कारण उसे निराला कहा गया है। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो चैनल के कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ग का आंसर है चेतक की दौड़ अपूर्व थी, पलक झपकते ही बहुत दूर चला जाता था, राणा के पलक झपकते ही वह मुड़कर दूर चला जाता था। अभिव्यक्ति और माध्यम में हम लोग को स्वच्छता अभियान और मेरी प्रिय पुस्तक पर निबंध लिखना है। तो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान एक देशव्यापी स्वच्छता अभियान है जिसका उद्देश्य देश भर में लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करना है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम देश को अपने आसपास को स्वच्छ बनाए रखने की दीक्षा दी थी, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के 145वें जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में सार्वजनिक शौचालय को बनाकर लोगों को खुले में शौच करने से रोकना है, जिससे खुले में फैल रही गंदगी से मुक्ति मिल सके। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2019 तक 1.2 करोड़ शौचालयों को बनवाकर देश को शौच मुक्त भारत घोषित करना है। गांव में धुआं युक्त वातावरण को समाप्त करने हेतु उज्ज्वला योजना द्वारा गैस का कनेक्शन भी दिया जा रहा है। हर प्रकार से भारत को प्रदूषण मुक्त करने का उद्देश्य है, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को सभी स्कूलों तथा कार्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान के लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं और इस दिन विद्यार्थियों को स्वच्छ रहने तथा अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने साफ शहरों की सूची भी जारी करने की घोषणा की थी, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा शहर सफाई में कितनी प्रगति कर रहा है। स्वच्छता में भगवान का वास होता है, अतः हम सभी को मिलजुल कर यह कोशिश करना चाहिए कि हम अपने मोहल्ले, गली तथा गांव की सफाई में अपना पूरा योगदान दें। अब है मेरी प्रिय पुस्तक। तो गोदान का मूल्य करते हुए बड़े बड़े आलोचकों द्वारा की गई बड़ी बड़ी बातों की एक लंबी श्रृंखला, परंतु मुझे सबसे अधिक आकर्षित करती है उसकी स्वाभाविक यथार्थ। मतलब मेरी प्रिय पुस्तक गोदान के बारे में है। जमींदारी तथा महाजनी व्यवस्था के बीच पीसते एक आम आदमी की त्राहिदी का जितना तटस्थ, आत्मीय और स्वाभाविक चित्रण प्रेमचंद ने गोदान में प्रस्तुत किया, वह हिंदी उपन्यास में उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला। गोदान को अन्य विशेषताओं में ग्राम समाज तथा कृषि संस्कृति का यथार्थ चित्रण उल्लेखनीय महत्व रखता है। वर्ग विभेद, शोषण, भाईचारा, स्वार्थ, पुरुष नारी, जमींदार साहूकार, छन और बुद्धिजीवी, इन सब का प्रतिनिधि चित्रण प्रस्तुत कर प्रेमचंद जी ने प्रमाणित कर दिया है कि कृषि संस्कृति ही नहीं, शहरी बुद्धिजीवी वर्ग का अनुभव भी है। उन्होंने अत्यंत निकटता के साथ प्राप्त किया है और अपने अनुभवों को महाकाव्यात्मक समग्रता के साथ उपन्यासों के रूप में प्रस्तुत कर देने में उन्हें पूरी दक्षता प्राप्त की है। गोदान का नायक होरी एक सरल सीधा व्यक्ति है। प्रतिष्ठा तथा सज्जनता के मूल्य की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाकर कष्ट सहन कर लेना उसका स्वभाव है। वह विनोदी स्वभाव का भी है और उसमें कुछ भावात्मक कमजोरियां भी है, जिनमें एक प्रमुख है पारंपरिक मूल्यों में आस्था और उसकी रक्षा के लिए किसी भी कष्ट का अभाव को अपने माथे पर स्वीकार कर लेना। उसकी पत्नी धन्या प्राय विरोधी स्वभाव की औरत है और होरी की जीवन पद्धति से वह बार बार अपनी असहमति प्रकट करती जाती है, परंतु होरी को नकार कभी नहीं पाती। द्वार पर अपनी एक गाय पालने की लालसा लिए होरी चल बसता है तो ब्राह्मण द्वारा गोदान आवश्यक बताने पर वह उस रुपए को आंचल के खूंटे से खोल कर दे देती है जो होरी ने गाय खरीदने के लिए जमा कर रखे थे। इस प्रसंग में प्रकट करुणीय नाटकीय व्यंग पाठक को स्तब्ध कर जाता है। यह संसारशील तथा रंग रूप की विविधताओं से भरा हुआ है और गोदान में यह विविधता पूरी निष्पक्षता से पाठक के समझ परोस दी गई है। फिर भी इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचंद की पक्षधरता आम जन के साथ है। होरी तथा धनिया के अलावा गोबर, झुनिया, राय साहब मतलब जमींदार, मिस्टर मेहता, मिस मालती, दाता दीन,
माता दीन, सिलिया आदि गोदान के प्रमुख चरित्र हैं जो सामाजिक विडंबनाओं के अनेक पक्ष उद्घाटित करते चले जाते हैं। होरी आदि किसान मजदूर वर्ग जमींदारी लगान नजराना आदि से तो परेशान है ही, परंतु आपसी राग द्वेष की भी उसमें कमी नहीं है। जमींदार वर्ग की आय का आधार तो गांव है, परंतु उसका सारा तामझाम शहरों में और शहरी रीति का है। उससे भी आपसी टकराव तथा घींच तान कम नहीं है। गोदान में चित्रित समाज एक ऐसा समाज है जो अपनी स्वस्थता गांव और शहर दोनों में खो चुका है। मानवीयता तथा सज्जनता में विश्वास करने वाला घाटे में रहता है तथा मारा जाता है। अतः गोदान में आम जन में जमींदार वर्ग तथा महाजनों के प्रति विकसित हो रहे विद्रोह भावना का चित्रण किया गया है, जिसका प्रमुख प्रतिनिधि गोबर बनता है, परंतु उसका पक्ष अंततः कमजोर पड़ जाता है और होरी की पारंपरिकता कायम रह जाती है। इस विडंबना का चरम रूप होरी के खेत से बेदखल हो मजदूर बन जाने तथा उसकी मृत्यु में दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद ने गोदान लिखकर प्रमाणित कर दिया था कि महाकाव्यात्मक रचना का नायक कोई आम आदमी भी बन सकता है। होरी जैसा सजीव पात्र हिंदी कथा साहित्य में दूसरा नहीं मिलता है। सड़कों की दुर्दशा पर नगर पालिका को पत्र लिखना है। ख का आंसर है सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका दुमका विशेष आदर्श रोड की दुर्दशा महोदय। मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र का नाम तो आदर्श रोड दुमका है, परंतु यहाँ की सड़कों को देखकर मन क्षुब्ध हो उठता है। इस क्षेत्र की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। नित्य ही अनेक वाहन इसके कारण दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तथा अनेक व्यक्ति मृत्यु की गोद में जाने के लिए विवश होते रहते हैं। बरसातों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है तथा अनेक दुर्घटनाएं होती है। वर्षा ऋतु के बाद इन सड़कों पर गड्ढों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि इन पर वाहन चलाना मृत्यु को निमंत्रण देने से कम नहीं होता। रात में तो इस सड़क पर चलना और भी खतरनाक है। सड़क की दुर्दशा के कारण हमारे क्षेत्र का आवागमन ठप पड़ गया। कृपया इस क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करने का शीघ्र आदेश दे। धन्यवाद। अपना नाम लिख देना है भवदीय, क्षेत्र का नाम आदर्श रोड दुमका। ग है राशन कार्ड बनाने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखना है। सेवा में जिला आपूर्ति पदाधिकारी जामताड़ा, विषय नया राशन कार्ड बनवाने के संबंध में महोदय। मैं गांधी चौक जामताड़ा का रहने वाला हूं। मेरा राशन कार्ड पूरी तरह से भर गया है। अगले महीने राशन लेने से पहले नया राशन कार्ड बनवाना आवश्यक एवं अपेक्षित है। अतः निवेदन है किसी नया राशन कार्ड निर्गत करने की कृपा करें। पुराने राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है, इसके लिए मैं सदा का आभारी रहूँगा। तिथि दे देना है, यहाँ अपना नाम लिख देना है। अगला क्वेश्चन है घ, एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता लिखें। तो रिपोर्ट प्रतिवेदन की विशेषता है। एक अच्छे रिपोर्ट की निम्नलिखित विशेषता गुण है। पहला, तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, रिपोर्ट के तथ्यों का प्रामाणिक होना इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरा, रिपोर्ट का अंत्यात्मक, भ्रामक, अप्रामाणिक या अनुत्तरदायित्वपूर्ण होना बहुत बड़े अहित का कारण बन सकता है। अतः प्रतिवेदन का तथ्यपूर्ण, सत्य, प्रामाणिक और दायित्वपूर्ण होना उसकी परम विशेषता मानी जा सकती है। चौथा, निर्णयात्मक भी रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पांचवा, विसंगतिहीनता और विरोधाभासीहीनता रिपोर्टों का एक विशिष्ट गुण है। विषय निष्ठा रिपोर्ट की विशेषता मानी जाती है। अतः रिपोर्ट में मैं या हम का प्रयोग अवांछनीय है। सातवां, रिपोर्ट प्रतिवेदन का संक्षिप्त, सुगठित और उपयोगी होना भी परमावश्यक है। खंड ग, किताब का क्वेश्चन आंसर है। इस कविता को पढ़ना है और आंसर है। प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित 12 मास से लिया गया है। बागमती अपने पति रक्त सेन के वियोग में अत्यंत कमजोर हो गई है। वह विरह रूपी पवन से भी डरने लगी है कि कहीं वह उसे उड़ाकर न ले जाए। ख का आंसर है। प्रस्तुत पद अंतरा भाग 2 के तुलसीदास शीर्षक पाठ के पद से संकलित है। उक्त काव्यांश तुलसीदास जी की गीतावली से समांकलित है। यहाँ कौशल्या राम वन गमन पश्चात उसके बचपन की वस्तुओं को देखकर दुखी हो रही है। व्याख्या, श्री राम वन को जा चुके हैं। माता कौशल्या उनके विरह में व्याकुल है। वे रघुनंदन के बचपन की वस्तुओं को देख कर उसका स्मरण कर रही है। वे श्री राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष्मान को देख रही है। प्रभु श्री राम के शैशव की जातियाँ बार बार अपने हृदय में लगा रही है। चौथा का आंसर है। भरत के इस कथन का आशय यह है कि जब चारों भाई एक साथ खेलते थे तब राम जानबूझकर भी उनसे भरत से हार जाया करते थे ताकि वे दुखी नहीं हो जाए। ख का आंसर है। वृक्षों की पत्तियों और वनों से
बाँछे फागुन पतझड़ के महीने में गिरते हैं। इस कारण पत्र विहीन शाखाएं उदास उदास नजर आती है। इसी तरह फागुन के आते ही प्रिय के वियोग में तड़पती विरहनियों की उदासी दुगनी होकर बढ़ जाती है। ग का आंसर है कवि को विश्वास है कि उसके हृदय से निकली प्रेम भरी पुकार एक न एक दिन उसके प्रियतमा के कान खोल देगी। पांचवा का क का आंसर है कहानी में लेखक ने शेर को एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक बताया है जिसको सत्ता झूठे प्रचार की पुख्ता नींव पर टिकी हुई होती है। इसी प्रचार के वशीभूत होकर जंगल के सभी जानवर मतलब जनता स्वेच्छा से उसके मुंह में समाते चले जाते, अर्थात बिना किसी प्रतिरोध के वे सत्ता मतलब व्यवस्था के उत्पीड़न को सहते हैं। ख का आंसर है निर्मला वर्मा ने विस्थापन पर बहुत गंभीर चित्र खींचा है। जिन लोगों के गांवों को बड़े बड़े बांधों, कल कारखानों एवं बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए उजाड़ दिया गया था, उन गांवों के लोग अपनी परंपरा, परिवेश, प्रकृति और संस्कृति से सदा के लिए कट और विस्थापित होकर बड़ी औद्योगिक कॉलोनियों या महानगरों के स्लमों में दयनीय जिंदगी जीने को विवश हो गए हैं। ऐसे ही लोगों को निर्मल वर्मा ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। ग का आंसर है पहला। मंदा देवी मंदिर में ऐसी मान्यता है कि मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दूसरा, पारो भी मन के भीतर यही कामना करते हुए गांठ बांधती है कि भगवान शंभो से मिला दें। तीसरा, कभी कहती है कि उसकी मनोकामना उसे साक्षात देखकर पूरी हो जाती है। चौथा, पारो को लगता है कि वह गांठ कितनी अनूठी है, कितनी अद्भुत है, कितनी आश्चर्यजनक है, सभी बांधे अभी फल की प्राप्ति हुई, उसका मन फूला नहीं समझता है। छठा, यह अत्यंत प्रसन्न होती है, स्वयं को भाग्यशाली समझती है कि मनसा देवी ने उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी कर दी। छठा का आंसर है घनानंद का रचना है सुजान सागर अ विरह लीला और विश्वनाथ त्रिपाठी का है बदलते समय के रूप और अंतिम दो। सातवां क्वेश्चन का आंसर है नाना प्रकार के फूलों की अपनी सुगंध और सुवास होती है, लेकिन भारतीय फूल केवल गंध के लिए ही नहीं जाने जाते। इनका उपयोग अनेक रोगों के उपचार में दवा के रूप में भी होती है। अपने देश में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी और चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल कहते हैं। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रखे जाते हैं। बैर का फूल सूंघने से बड़े ततैये के दंश की पीड़ा शांत होती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के फूलों का इस देश में अनेक प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोग होता है। अथवा का आंसर है सातवां का अथवा। लेखक के 128 वर्षों के अखबारी रिकॉर्ड के अनुसार 1878 ईस्वी से लेकर सन 2006 के ईस्वी के बीच 1899 ईस्वी ही एक ऐसा साल था जिस साल वहाँ केवल 15.75 मतलब 15.75 इंच वर्षा हुई थी। यह वर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए घोर दुष्काल का काल था। इस घोर विपत्ति के समय में भी मालवा में मारवाड़ मतलब राजस्थान से लोग चले आए थे। इसके बावजूद खाने के लिए पर्याप्त अन्न भंडार और पीने के लिए भरपूर पानी था। 128 वर्षों के बीच एक साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 ईस्वी में जहां 77 इंच वर्षा हुई थी, मालवा के लोग ना कभी भूखे रहे ना प्यासे मरे, क्योंकि न्यूनतम वर्षा के साल से पूर्व खूब पानी पड़ा था और बाद में खूब वर्षा हुई। इसका मूल कारण यह था कि मालवा के लोगों ने नदी, नाले और तालाबों को संभाल कर रखा था। इस कारण संकट के समय को भी वहाँ के लोग आराम से काट लेते थे। विकास की वर्तमान अब सभ्यता ने सारी स्थिति को उलट कर रख दी थी। मालवा में यदि आज औसत पानी भी पड़ता है तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी गिर गया, लेकिन सच तो यह है कि वहाँ अब पहले जैसा वर्षा नहीं होती। यही कारण है कि 40 इंच की वर्षा में मालवावासी को अति लगती है। मालवा में वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया सभी पानी से लबालब भरे रहते हैं, इसलिए वहाँ कभी कभी भूगर्भीय जल स्रोत नहीं सूखे। वहाँ फसलों की बहार देखते बनती है और उसकी विपुलता मन में आश्वस्ति का भाव जगाती है कि कभी कभी अन्न जल की कमी के संकट का सामना ही नहीं करना पड़े। लोग मस्त होकर दशहरा, दीपावली मनाते हैं। एक समय वर्षा मालवा और मालवावासियों की प्राणधारा रही। वर्षा ने वहाँ के जनजीवन को गहरे तथा प्रभावित कर रखा था, इसलिए उसी वर्षा के अभाव के कारण देश के अन्य भागों की तरह मालवा में भी हाहाकार मचा हुआ। आठवां का आंसर है नदी, नालों और तालाब में पानी जब सालों भरे रहते हैं और बरसात का पानी भी अगर रुका रहता है तो धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रखा जा सकता है। यही जीवंतता धरती को हरी भरी रखती है, दुष्य काल में काम आती है। नदी का सदा नीरा रहना, जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। लेकिन स्वतंत्र भारत के नियोजक और इंजीनियर या तो इस बात को समझ नहीं पाए या उनकी जानबूझकर उपेक्षा की फलता उन्होंने नदियों, नालों और तालाबों को
गाद भरने दिए, तालाबों को भरकर इमारतें और कारखाने गड्ढे कर दिए। फलतः जमीन का जल स्तर काफ़ी नीचे तक गिरता चला गया। धरती गर्म होने लगी, पर्यावरण गर्म होने लगा। आज पानी के लिए चारों तरफ हाय हाय मची है। यही कारण है कि प्रभाष जोशी विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अब सभ्यता मानते हैं। इसी का अथवा का है और लास्ट आंसर है क्वेश्चन का आंसर। लेखक ने पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी बीमारियों का उपचार घर में ही कर लिया जाता था। पाठ में गर्मी तथा लू से बचने के कुछ उपाय बताए हैं। का प्याज द्वारा इलाज। लेखक की माँ गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए उसकी धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। कच्चे आम द्वारा इलाज। कच्चे आम का पन्ना लू तथा गर्मी से बचने की एक दवा थी। लेखक की माँ लू से बचने के लिए कच्चे आम के विभिन्न प्रकार से प्रयोग करती थी, जैसे गुड़ या चीनी मिलाकर उसके शरबत पीना, देह में लेपना, कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर धोना। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।